बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा के हवाले से। काजी फैज़ ईसा रेफरेंस में एक नई डेवलपमेंट हुई है और एक नए खिलाड़ी ने एंट्री की है और ये बड़ा ही चौंका देने वाला है। और एक ऐसा काम हुआ है, शायद इसके ऊपर जो ले मैन है, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो बाकी लोग हैं जो तज्जिया करते हैं, उनकी निगाह नहीं गई, लेकिन ये एक ऐसा काम हुआ है जो बहुत ख़तरनाक हो सकता है काजी फैज़ ईसा रेफरेंस में। और वो ये है कि काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से जो एक नई पिटीशन फ़ाइल करवाई गई है एक नए शख्स की तरफ से, जिनका नाम है एडवोकेट अरशद अली चौधरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनकी तरफ से एक नई पिटीशन फ़ाइल की गई है। और मैं ये समझता हूँ, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, जब मैंने इस पिटीशन को पढ़ा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से एक पिटीशन फ़ाइल की गई है। पहले जो उनकी तरफ से पिटीशन थी उसको जो उसके अंदर ख़ामियाँ रह गई थी, जो उसके अंदर कुछ चीज़ें गलतियाँ रह गई थी, कुछ लेक्यूनाज रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए, उनको फिल करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए एक नई पिटीशन सामने आई है। और ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा रेफरेंस को ख़ारिज किया जाए और उसके ख़िलाफ़ है ये पिटीशन। मैं पहले तो उन दोस्तों के बारे में कहूँगा जो जिन्होंने बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के हवाले से मैंने जो बात की थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो हमारे मुख्तलिफ़ मीडिया के दोस्त हैं या हमारे मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एतराज़ भी किया था। उनका ये कहना था कि सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ये मुकदमा हारने के करीब हैं या वो जवाब नहीं दे सके। मैंने उनको ये कहा था कि जब 10 जजेस किसी एक शख्स से सवाल पूछते हैं, कभी वो सवाल का जवाब एक पूछ रहा होता है, फिर दूसरा पूछता है, उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन आप ये ना कहें कि वो मुकदमा हारने के करीब हैं। और मैं अपने मौक़िफ़ की मजबूती ये समझता हूँ कि ये जो पिटीशन फ़ाइल की गई है ये इस बात की गवाही है कि फ़रोग़ नसीम ने कोई ऐसे सवालात उठा दिए थे कि जिनकी बुनियाद पर शायद उनके पास पहली पिटीशन में जवाब नहीं था, इसलिए फ़ौरन नई पिटीशन लाई गई है। और इस नई पिटीशन के अंदर नई ग्राउंड्स जो पहली पिटीशन में ऐड नहीं थी, उनको ऐड करने के लिए ये नई पिटीशन लाई गई है। अब इसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एक तो जो 3-4 इसमें ग्राउंड्स नहीं ली गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर मैं थोड़ा सा जो ऑनरेबल बेंच है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि इस पिटीशन में ये कहा गया है कि ये रेफरेंस को फ़ाइल करते हुए वही गलती हुई है जो 2010 में इफ्तिखार चौधरी ने की थी। और साबका जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने जब रेफरेंस फ़ाइल करना था तो आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 5 जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, जिसमें यह कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो कोई भी हो सकता है, एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आके इन्फॉर्मेशन दे सकता है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट रेफरेंस की कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र कर सकता है। वो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाया था। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जब भी कोई कार्रवाई होगी तो वो पहले आप सदर को भेजेंगे और सदर रेफ़र करेगा। इफ्तिखार चौधरी से गलती ये हुई थी कि इफ्तिखार चौधरी ने उसको ख़ुद ही उस जो भी उसके अंदर कार्रवाई थी, इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया कि पहले उसको बजाय इसके कि वो सदर को भेजता, डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल को काउंसिल को भेज दिया था, जो कि एक लेक्यूना था और जो बाद में चीज़ें सामने आ गई। अब ये कहा गया है कि ये जो कुछ हुआ है, पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, पहले उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है। जब इंक्वायरी कंप्लीट कर ली गई है, फ़ाइल तैयार कर ली गई है, वो फ़ाइल थमा दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आगे उसी फ़ाइल की एडवाइस कर दी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो रेफरेंस भेज दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब या तो ये लोग बहुत भोले हैं या ये इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। अगर वज़ीर आज़म, देखिए, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट होता है, हमेशा पार्लिमानी जो सिस्टम होता है उसके अंदर मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग हमारे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने पढ़ा होगा वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन एक क्लाज है, और वो है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वज़ीर आज़म बीइंग द हेड ऑफ द एग्जेक्टिव अथॉरिटी, वो सारी मिनिस्ट्रीज़ में या जो डिपार्टमेंट एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट होते हैं वफाकी, वो उनको हेड कर रहा होता है। अगर एफबीआर ने कोई कार्रवाई की है या इन्वेस्टिगेशन की है, अगर एसिड रिकवरी यूनिट ने की है, अगर एफआईए ने की है, तो वो कौन है? वो वफाक के इदारे हैं, और वफाक का हेड कौन है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान।
तो क्या वज़ीर आज़म की नॉलेज में नहीं था? क्या वज़ीर आज़म को ये सारी चीज़ों का इल्म नहीं था और सिर्फ़ ये इनको ही इल्म हुआ है? और फिर ये एतराज़ करना कि वज़ीर आज़म के इल्म के बग़ैर इंक्वायरी की गई, वज़ीर आज़म के नॉलेज में था, वज़ीर आज़म को एक एक चीज़ बताई गई और वज़ीर आज़म क्योंकि चाहते थे कि अगर कुछ गैर कानूनी इलीगैलिटी हो रही है तो एहतसाब सब के लिए है, तो आप इसके ऊपर काम करें। अब ये तो रेफरेंस के अंदर नहीं लिखना था कि ये 6 महीने पहले इंक्वायरी शुरू हुई थी और ये मीटिंग हुई, उसमें वज़ीर आज़म से पूछा गया। ये इररिलेवेंट चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया था 209 सब आर्टिकल 5 के अंदर तो ये चीज़ें वैसे ही नहीं हैं, वहाँ तो सिंपल वर्ड है इंफॉर्मेशन का। लेकिन अगर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हुई है और आप कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ डिपार्टमेंट ने की है, तो वो वज़ीर आज़म की नॉलेज में था, उनकी कंसेंट से हुई है और ये एतराज़ नहीं बनता। इसलिए इनकी ये जो ग्राउंड है ये वैसे ही वैलिड नहीं है। उसके बाद वो अपने जो पिटीशन है उसके अंदर वो एफआईए को, एआरयू को, जो एसेट रिकवरी यूनिट है, एफआईए के बारे में वो कहते हैं कि वो एक जज के बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकते। बेसिकली जब किसी भी अथॉरिटी ने, देखें सदर के पास रेफरेंस की पावर है, तो सदर खुद तो कुछ नहीं करता। सदर ने भी अगर कोई कार्रवाई करवानी है या कोई करनी है, अब या तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रेफरेंस के लिए भेजेंगे किसी जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर को, या वज़ीर आज़म भेजेगा। अब जब कोई भी रेफरेंस के लिए भेजेगा तो उसने कहीं ना कहीं किसी से तो इन्वेस्टिगेशन करवानी है ना, उसने कहीं तो इंक्वायरी करवानी है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगा तो रेफरेंस फाइल होगा। अब अगर कलेक्शन ऑफ एविडेंस भी नहीं करनी, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी, तो फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पावर्स हैं वो ख़त्म कर दें। फिर कह दें कि जी किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो किसी ने तो करनी है इंक्वायरी, और अगर वो इंक्वायरी की गई है तो आप उसके ऊपर कहते हैं जी कि क्यों की, उसकी इंटेंशन बताएं। ये सारी चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछता तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को पूछनी चाहिए। अब अगली इसमें जो अहम बात है वो ये है, वो कहते हैं जी कि जो मोहतरम जस्टिस साहब हैं वो जब हायर कोर्ट के वो जज बने थे तो ये उससे पहले का एलिगेशन है, इसलिए ये उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते और ये उनके ऊपर नहीं आ सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है कि जब से वो जज बने हैं तो बतौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पहले से नहीं हो सकती। हम यही तो हुजूर गुजारिश कर रहे हैं कि ये पहले की बात नहीं है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जब वो जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, पहले हाई कोर्ट के थे फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो क्या उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें सामने लेकर आए हैं या नहीं आए, क्या उनकी फैमिली लेके आई है या नहीं आई? बड़ा सिंपल सा सवाल है, 2 + 2 4 की तरह। और मैं आपको एक बात बताऊं, काजी फैज़ ईसा के लिए मेरे दिल में बड़ी नेक तमन्नाएं हैं और मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप जिस ओहदे पर बैठे हैं और जो बड़ा ओहदा आपको मिलने वाला है, आपके लिए आप इसको उलझाते ही नहीं। आपसे रसीदें मांगी गई थी, आप वो रसीदें लाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा देते, रेफरेंस ख़त्म हो जाता और ये इतना उलझता नहीं, इतना इसके अंदर इसको सियासी रंग देने के लिए अपने जवाबात में जो गवर्नमेंट के वकील हैं उनको टाउट लिखने में, ये सारी चीज़ें इस ओहदे पर बैठे आदमी को या मनसब पे बैठे आदमी को ज़ेब नहीं देती। तो ये जितना इसको लटकाएंगे, देखें हमारे यहाँ जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है या इंटेंशन है, जब आप किसी भी दरख्वास्त फाइल करने वाले की इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव या कोई जुर्म करने वाले की ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन के ऊपर करेंगे, सवाल उठाएंगे या उसको आप उसके बारे में तहकीक शुरू करेंगे, तो हमारा कानून ये कहता है कि वो दो धारी तलवार है। ऑब्जेक्टिव जो होता है या इंटेंशन होती है, जब आप उसको करना चाहेंगे तो वो प्रोसिक्यूशन की तरफ भी जा सकता है, मुलज़िम की तरफ भी जा सकता है। तो ये इतना आसान नहीं है। और अगर इतनी बरीक बीनियों में देखा गया और बरीक बीनियों की बुनियाद पर काजी फैज़ ईसा साहब को रिलीफ दिया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। फिर ये नीचे जितने मुलज़मान हैं, जितने करप्शन के मुलज़मान हैं, इनको सबको फिर बरीक बीनी की बुनियाद पर रिलीफ देना पड़ेगा और फिर शायद इस जजमेंट का रिव्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये काम कोई ख़त्म हो सकता है या इतनी आसानी से कोई इसको निगल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ऐसा सोच रहे हैं वो दीवानों की दुनिया में रहते हैं, वो ना कानून जानते हैं, ना उनको कानून के अलफ़ बे का पता है। बस वो किसी की ऊंची आवाज़ को समझते हैं कि वो जीत गया है और जो धीमे लहजे में बोलते हैं वो समझते हैं कि वो हार गया है। अगली जो इसके अंदर बड़ी अहम बात है वो ये है, इसके अंदर ये कहा गया है
कि अगर फैज़ ईसा साहब ने कोई काम करना था या कोई जो प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी तो उन्होंने वो भी कंपनी बना सकते थे, वो किसी ट्रस्ट के नाम करवा सकते थे, वो किसी थर्ड पर्सन के नाम करवा सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा मुख्तलिफ बड़े लोग करते हैं तो उसका मतलब उनकी इंटेंशन अच्छी थी। तो हम यही बात कर रहे हैं कि उनकी इंटेंशन अच्छी थी, बस वो जो जिसने वो जहाँ से लिया है वो उसका बता दे, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी हलाल की कमाई से बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो उस पर एतराज़ क्यों। अब उस पर एतराज़ नहीं हो रहा, अब बात तो ये हो रही है। अब देखें इस बात तक वो आ गए हैं कि अगर कोई हलाल की रिस्क से प्रॉपर्टी ख़रीदी गई तो उसमें एतराज़ नहीं है। एतराज़ प्रॉपर्टी ख़रीदने पे नहीं है, एतराज़ ये है कि उसको छुपाया क्यों गया है और इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर वो ये कहते हैं जो बड़ी मासूमियत पर मबनी एक आखिरी जो ग्राउंड है, वो ये कहते हैं कि जो शोकस जारी किया गया है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तरफ से जारी किया गया। वो एक ब्यूरोक्रेट हैं और उनके पास अख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ शोकस जारी करें। अब कोई भी मैं सिविल जो सर्विस लॉज हैं, सर्विस ट्राइब्यूनल में मैं वहाँ पे प्रैक्टिस मेरी है सर्विस लॉज की भी, तो मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि किसी मुलाजिम ने जिसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन उसने आकर ये कहा हो कि ये फ़लाँ अथॉरिटी के दफ्तर से शोकाज़ आया है, लेकिन ये शोकाज़ उस अथॉरिटी की तरफ से नहीं आया, उसकी क्लर्क की तरफ से आया है। वो जो सेक्रेटरी होता है वो ख़ुद कोई चीज़ नहीं होता, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस अथॉरिटी को, उसको, उस प्रिंसिपल ऑफिस को। अगर कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से शोकास गया है तो वो सेक्रेटरी का कोई कसूर नहीं है। अगर आप में इतनी हिम्मत थी तो पिटीशन के अंदर फिर आप लिखते कि कौन से 5 जजेस जिन्होंने गलत शोकास नोटिस जारी किया है, फिर आपको कहना पड़ता कि साबका चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और मौजूदा जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इन्होंने गलत किया। इतनी हिम्मत तो है नहीं आप लोगों में कि ये बात करें। आप तो सिर्फ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कला उनको टाउट कह सकते हैं, इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब आपका गुस्सा कहीं नहीं निकला तो आप सेक्रेटरी की तरफ चले गए हैं। सेक्रेटरी की क्या मजाल कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शोकास जारी करे, बल्कि उसको जब कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से तभी वो शोकास जारी हुआ है और उसका जवाब जमा हो गया है। और ये इतना मसला इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है और ये सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये जो नई पिटीशन आई है ये क्या पंडोरा बॉक्स खोलती है, क्या इनको इजाज़त मिलती है कि ये उस मेन केस में हिस्सा बन जाएं, पार्टी बन जाएं, या इनको इनकी पिटीशन खारिज कर दी जाती है, क्या इनको रिलीफ मिलता है प्रिलिमिनरी या बाद में। जो भी डेवलपमेंट होती है इस केस के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और हम वो बात करेंगे। हमने ये देखा देखी नहीं देखनी कि जो जिस तरफ जा रहे हैं हमने भी उसकी तरफ जाना है। हमने वो बात करनी है जो कानून के मुताबिक है और हमारी जो गुड विशेज़ हैं वो हक़ और इंसाफ के साथ हैं। अगर फ़रूक नसीम गलती पर हैं तो वो उनको केस हारना चाहिए, हमारी दुआ है। और अगर काजी फैज़ ईसा साहब से कोई मिस्टेक हुई है तो उनको केस हारना चाहिए ताकि बोलबाला इंसाफ का हो, किसी एक शख्स का ना हो। जो भी अब मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।